बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जिसे हम वर्ण विचार भी कहते हैं। मैं ऑप्शंस को नहीं पढ़ूंगी, बस प्रश्नों को पढ़ूंगी। आपको ऑप्शंस को पढ़कर अपने उत्तर देने हैं कमेंट में। मैं सभी के उत्तर देखती रहती हूँ। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, अनुनासिक स्वरों का उच्चारण स्थल कौन सा है? आपको कमेंट में अपने उत्तर फटाफट देते रहने हैं। कुल 100 प्रश्न हैं। कोशिश करिए कि 90 से ज़्यादा प्रश्न सही हों। सही उत्तर हो जाएगा इसका नाक और मुंह दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं। जहां व्याख्या की जरूरत होगी मैं व्याख्या जरूर करूंगी। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? प्रश्न संख्या 2 का उत्तर दीजिए। इनमें से अमानक वर्णों का विकल्प कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका इब। अगला प्रश्न, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? प्रश्न संख्या 3 का उत्तर दीजिए। इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? सही उत्तर हो जाएगा ग। क वर्ग के सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शंस को पढ़कर अपने उत्तर दीजिए। प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? सही उत्तर हो जाएगा इसका पार्श्विक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5 है। इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? स्वर के बिना। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तालव्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी झ। आगे बढ़ने से पहले कुछ बातें कर लेते हैं घोष व्यंजन की और अघोष व्यंजन की, और तालव्य माफ कीजिएगा महाप्राण और अल्पप्राण की। अल्पप्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास की मात्रा कम लगती है तो उन्हें अल्पप्राण कहते हैं। यह वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें और य, र, ल, व वर्ण जो होते हैं अल्पप्राण होते हैं। महाप्राण की बात करें तो श्वास की मात्रा इनमें ज़्यादा लगती है और हर वर्ग के दूसरे, चौथे और ऊष्म व्यंजन, इसके अलावा श, स, स और ह, ये जो हैं महाप्राण कहलाते हैं। घोष, जिसे सघोष भी कहते हैं, उसकी बात करें तो वर्ग के तीसरे, चौथे और पांचवें वर्ण सघोष यानी घोष होते हैं। इसके अलावा य, र, ल, व और ह भी जो हैं घोष होते हैं। अघोष की बात करें तो वर्ग के पहले, दूसरे और श, स और स, ये तीनों अघोष होते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न संख्या 7 का उत्तर दीजिए। कंठ अल्प प्राण व्यंजन वर्ग का उदाहरण इनमें से कौन सा है? कंठ्य है, अल्प प्राण भी है। सही उत्तर है इसका अंगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8, इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए वृष्टि। अगला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा गुरु स्वर, जिसे दीर्घ स्वर भी कहते हैं। हर्ष स्वर्ग, दीर्घ स्वर्ग। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, घ, ग, ड, ठ, त, इनमें कितने अघोष व्यंजन हैं? आपको गिनकर बताना है इनमें कितने
अघोष व्यंजन हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका दो ही हैं इसमें अघोष व्यंजन जो हैं त और थ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है? आपको बताना है इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म है। सही उत्तर हो जाएगा श। श और ह ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 12, तालव्य, महाप्राण, अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तालव्य है, महाप्राण है और अघोष है। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर दीजिए। सही उत्तर हो जाएगा इसका 6, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। प्रश्न संख्या 13 है, अ के उच्चारण में खाली स्थान भरना है आपको, की सहायता ली जाती है। खाली स्थान में कौन से विकल्प आएगा आपको बताना है प्रश्न संख्या 13 के लिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कंठ और तालु। अ के उच्चारण में कंठ और तालु की सहायता ली जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, आपको वर्ण विच्छेद दिया गया है, इसके आधार पर बताना है कि यह किस शब्द का वर्ण विच्छेद है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए दक्ष। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 है, हिंदी की वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? प्रश्न संख्या 15 का उत्तर दीजिए। हिंदी की वर्तनी का मानकीकरण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 1967 में। अगला प्रश्न है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? ओष्ठ भी हो, अल्पप्राण भी हो और घोष भी हो, ऐसा वर्ण आपको चुनना है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी ब। प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में अल्पप्राण वर्णों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा इसका 30। 15 स्पर्श स्वर, 4 अंतस्थ स्वर और 11 स्वर, कुल मिलाकर 30 अल्पप्राण वर्ण होते हैं। 11 स्वर, सभी स्वर जो हैं अल्पप्राण होते हैं, ये भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, इनमें से कौन सा वर्ण अघोष है? प्रश्न संख्या 18 का उत्तर दीजिएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका च। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 है, कंठ्य, महाप्राण, घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ह। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? जिसका उच्चारण स्थान कंठ तालव्य है और वह दीर्घ स्वर भी है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ए और ए ये दोनों का उच्चारण स्थान कंठ तालव्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? यह प्रश्न दोबारा आया है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, ओष्ठ्य अल्पप्राण घोष व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ओष्ठ्य है, अल्पप्राण है और घोष है, आपको बताना है इनमें से कौन सा है।
सही उत्तर है इसका ब। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। देवनागरी लिपि में किए गए सुधारों में पंचमाक्षर के बदले अनुस्वार के प्रयोग का सुझाव इनमें से किस विद्वान ने दिया था? श्याम सुंदर दास ने, काशी नागरी पचाड़ी सभा ने, सावरकर बंधुओं ने या बाल गंगाधर तिलक ने? सही उत्तर हो जाएगा इसका श्याम सुंदर दास ने। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 24 है। इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत नहीं है? माफ कीजिएगा, आपको बताना है इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है। और सही उत्तर हो जाएगा इसका त वर्ग के सभी वर्ण जो हैं दंत्य, उनका उच्चारण स्थान होता है त, थ, द, ध, न। इनके अलावा ल और श का भी उच्चारण स्थान, स का भी उच्चारण स्थान जो है यह दंत्य होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। मूर्धन्य हर्ष स्वर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका री और ट वर्ग के सभी वर्ण, इनके अलावा र और श, ये जो है मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। ग, ज, छ, ट और च, इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? इनमें तालव्य महाप्राण और घोष वर्ण कितने हैं? सही उत्तर हो जाएगा 0। इनमें कोई भी तालव्य महाप्राण और घोष नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता? ऑप्शंस को पढ़ के अपने उत्तर दीजिए। इनमें से किस से शब्द का आरंभ नहीं होता? इसमें ड़ जो वर्ण है इससे शब्द का आरंभ नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? कौन से ऑप्शन में सभी वर्ण तालव्य हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। च वर्ग के सभी व्यंजन तालव्य होते हैं। इनके अलावा बात करें तो हर्ष ई, दीर्घ ई और य और श, ये व्यंजन तालव्य होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 29 है। छ ध्वनि का उच्चारण स्थान कौन सा है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? तालव्य। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 30 है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? यानी मुंह से भी निकलती है और नाक से भी निकलती है। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा नाक से भी निकलती है तो उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका अनुनासिक। उन्हें अनुनासिक कहते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? चार अंतस्थ व्यंजन होते हैं य, र, ल और व। तो इसमें से ल जो है अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इन अंतस्थ व्यंजनों की स्थिति जो होती है स्वरों एवं व्यंजनों के बीच में मानी जाती है। यह भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 32 है। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आता है? अग्रस्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर या विवृत स्वर? हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो इसमें से कौन सा भेद नहीं आता है? सही उत्तर हो जाएगा विवृत।
बात करते हैं विवृत की, तो यह मुख के खुलने के आधार पर भेद होता है और ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संवृत, दूसरा होता है विवृत, तीसरा होता है अर्ध संवृत और चौथा होता है अर्ध विवृत। वहीं अग्रस्वर की बात करें तो जीभ के अगले भाग से उच्चारित स्वर अग्रस्वर कहलाते हैं और ये हैं हर्ष ई, दीर्घ ई, ए और ए। मध्य स्वर की बात करें तो यह जिह्वा के मध्य भाग से बोले जाते हैं और यह केवल हिंदी वर्णमाला का अ स्वर है। पश्च स्वर की बात करें तो इनमें आ, उ, बड़ा उ जिसे दीर्घ उ कहते हैं, ओ, औ और अंग्रेजी के लिए जो हम अ का इस्तेमाल करते हैं ये पश्च स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 33 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? प्रश्न संख्या 33 का उत्तर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इन ऑप्शंस में सही उत्तर नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ओ। यह संयुक्त स्वर नहीं है। बड़ा ओ की बात करें, ये दीर्घ ओ की, तो यह भी संयुक्त स्वर है, यह भी है, ये सभी संयुक्त स्वर हैं। ये संयुक्त स्वर नहीं कहलाएगा। बात करें ए की, तो यह बना है अ और प्लस ई से। साथ ही साथ ए की बात कर लेते हैं तो यह बना है अ धन ए से। और औ की बात करें, ओ की बात करें या औ की बात करें तो यह बना है अ धन ओ से, तो ओ से औ बन जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका य। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। च, छ, ज, झ, य का उच्चारण स्थान क्या होता है? ओष्ठ से होता है, दंत से होता है, तालु से होता है या मूर्धा से होता है? च, छ, ज, झ, य। सही उत्तर हो जाएगा इसका तालु से। प्रश्न संख्या 36 देखते हैं। ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? ट वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? कमेंट में अपने उत्तर देते रहिए। मैं देख रही हूँ कि आप लोगों के आंसर सही हो रहे हैं या नहीं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी मूर्धन्य। ट वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? आपको बताना है इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है। सही उत्तर हो जाएगा इसका आ। आ जो है दीर्घ स्वर है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? प्रश्न संख्या 38 है। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका प्लुत। प्लुत स्वर क्या होते हैं? एक ही मिलता है हिंदी में जिसे ओम करते हैं। ओम के उच्चारण में इसका प्रयोग होता है। यह 3 के आकार की, हिंदी का जो 3 होता है उस आकार की ध्वनि होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 25। क से लेकर म तक जितने भी वर्ण आते हैं उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं और यह संख्या में कुल 25 हैं। प्रश्न संख्या 40 है। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन से देखकर बताइए कि स्वर ए का उच्चारण स्थान, ए और ऐ का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी कंठ तालव्य। प्रश्न संख्या 41 है।
हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा? हिंदी शब्दकोश में क के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका कक्षा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है। ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ ध्वनि। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ग्रीवा ध्वनि। अगला प्रश्न देखते हैं किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान इनमें तालव्य है? ग, झ, न, म। सही उत्तर हो जाएगा इसका झ। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 44 है जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है और न ही व्यंजन में उन्हें क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों की गणना न स्वर में की जाती है न ही व्यंजन में उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा अयोगवा। उन्हें कहते हैं अयोगवा। और ये कौन कौन सी है? यह है अंग और अह, जिनका उच्चारण अंग और अह से किया जाता है। अंग को कहते हैं अनुस्वार और अह को कहते हैं विसर्ग। अंग का उच्चारण स्थान नासिका होता है, वहीं अह का उच्चारण स्थान जो होता है वह कंठ या काकल्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 45 है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? स्वर तंत्रियों के आधार पर पूछा जा रहा है कि व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। सही उत्तर हो जाएगा इसका दो। घोष और अघोष दो वर्गों में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 46 है जिह्वा की नोक जब ऊपर के दांतों की पंक्ति से सामने वाले दांत के ऊपरी हिस्से के संपर्क में आकर वायु के प्रवाह को अवरुद्ध करती है, ऐसे उच्चारण स्थान को क्या कहा जाता है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, यह इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए। और इसका सही उत्तर हो जाएगा वर्ष। वर्ष ध्वनि कहते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? न आ जाएगा इसमें, श आएगा और उसके अलावा ज, ये अरबी फारसी वाला ज। तो इनको जब बोलते हैं तो उच्चारण स्थान इसका वर्ष कहलाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 निम्न में से दंत्य वर्ण कौन सा है? ऑप्शन से देखकर बताइए कि इनमें से दंत्य वर्ण कौन सा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श। प्रश्न संख्या 48 है निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? यह प्रश्न थोड़ा आसान है तो जल्दी से उत्तर दीजिएगा इसका। सही उत्तर हो जाएगा इसका म। प्रश्न संख्या 49 है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण घोष है आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी ग। प्रश्न संख्या 50 है हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? सही उत्तर हो जाएगा दो प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? स्वर और व्यंजन। प्रश्न संख्या 51 है मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के होते हैं, हर्ष, दीर्घ और प्लुत। अगला प्रश्न है जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? सही उत्तर हो जाएगा 3। अग्र, मध्य और पश्च स्वर होते हैं। 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ओ, ऑप्शन डी ओ। प्रश्न संख्या 54 है, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? प्रश्न संख्या 54 का उत्तर दीजिए, निम्न में अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ग, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है, निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 56 है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा इसका स्वर, उन्हें स्वर कहते हैं, जो कि व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं। प्रश्न संख्या 57 है, हर्ष ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, ञ आदि का उच्चारण किससे होता है? आपको बताना है इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ्य है, मूर्धन्य है, तालव्य है या ओष्ठ है? सही उत्तर हो जाएगा इसका तालव्य, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 58 है, दंतोष्ठ्य ध्वनि कौन सी है? इनमें से कौन सी ध्वनि दंतोष्ठ है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए व। उच्चारण स्थान दंतोष्ठ के लिए एक ही ध्वनि है, वह है व। अगला प्रश्न है 59 नंबर का, जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाता है तो क्या कहलाती है? संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संपृक्त ध्वनि या पारस्परिक ध्वनियाँ? सही उत्तर हो जाएगा इसका युग्मक ध्वनियाँ। जैसे हम प्रफुल्लित अगर लिखते हैं इसमें दो, माफ़ करिएगा, जब हम प्रफुल्लित लिखते हैं तो इसमें दो ल आते हैं, तो इसे हम युग्मक ध्वनियाँ कहेंगे। जो ल दो बार आया है, एक आधा ल और एक पूरा ल, इन्हें ही कहेंगे हम युग्मक ध्वनियाँ। तो परीक्षा में पूछे तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 60 है, सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग इसमें से कौन सा है? किस ऑप्शन में सभी महाप्राण वर्ण हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ख, छ और ठ। अगला प्रश्न देखते हैं, सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? किस ऑप्शन में सभी स्पर्श व्यंजन हैं, आपको बताना है। स्पर्श व्यंजन क से लेकर म तक होते हैं, तो जो इनके बीच आएंगे वही ऑप्शन सही हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी क, च, प, द। प्रश्न संख्या 62 है, काकल्य वर्ण कौन सा है? इनमें से काकल्य वर्ण कौन सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी ह। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 63 है, अर्धविवृत स्वर इसमें से कौन सा है? ऑप्शन देख के अपने उत्तर बताइए, इसमें से कौन सा स्वर अर्धविवृत है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ए। इसके अलावा औ भी जो होता है वह अर्धविवृत होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 64 अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? सही उत्तर हो जाएगा 8, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म, कुल मिलाकर 8 हुए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 65 है, निम्न में से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है इसमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है? त, द, भ, म।
भ इसमें से महाप्राण व्यंजन है। प्रश्न संख्या 66 देखिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा। निम्न में से कंठ या वर्ग का कौन सा वर्ण है? इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? सही उत्तर हो जाएगा अ। ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। प्रश्न संख्या 67 है। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन और या महाप्राण। आपको बताना है इनमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार हर्ष, दीर्घ और प्लुत क्या हैं? स्वर हैं, व्यंजन हैं, मात्रा हैं या विसर्ग हैं? सही उत्तर हो जाएगा स्वर। स्वरों को हर्ष, दीर्घ और प्लुत में बांटा गया है। प्रश्न संख्या 69 है। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? सही ऑप्शन का चुनाव कीजिए। सही विकल्प को चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी य, र, ल, व। प्रश्न संख्या 70 है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 33। 33 व्यंजन होते हैं हिंदी वर्णमाला में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 71 है। निम्न में से महाप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है? ऑप्शंस को देखकर बताइए इनमें से महाप्राण व्यंजन कौन सा है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन सी घ। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 है। निम्न में से कौन सा संयुक्त स्वर है? संयुक्त स्वर के का जो युग्म है आपको चुनना है। निम्न में से कौन सा युग्म संयुक्त स्वर का है? कौन सा ऑप्शन संयुक्त स्वर का है? सही उत्तर है ऑप्शन डी ए, ऐ, ओ, औ ये संयुक्त स्वर कहलाते हैं। प्रश्न संख्या 73 है। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुस्वार और विसर्ग। अगला प्रश्न है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अल्प प्राण, महाप्राण, उपक्षिप्त या अनुनासिक? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका महाप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 75 है। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संपृक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि, संयुक्त ध्वनि या द्वित्व ध्वनि? सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए संपृक्त ध्वनि। जब एक ध्वनि दो व्यंजनों से संयुक्त होती है तो उन्हें हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं। जैसे यहाँ पर संबल लिखा हुआ है, संबल, ठीक है। तो यह श और ब के साथ में, यहाँ पर श और ब के साथ में बीच में हमें म की ध्वनि भी संयुक्त होती हुई दिखाई देती है, तो इसे हम संपृक्त ध्वनि कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 76 है। स्वरों का उच्चारण आपको सही ऑप्शन चुनना है। व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुस्वार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होते हैं या बिना किसी सहायता से होता है? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी बिना किसी की सहायता से होता है। अगला प्रश्न है। सघोष वर्ण कौन सा है? इनमें से सघोष वर्ण कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी ब। प्रश्न संख्या 78 देखिए। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद आपको बताना है।
सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 79 है, मध्य स्वर किसको कहते हैं? ऑप्शन ए ऊ को, ई को, दीर्घ ई को या अ को। मध्य स्वर किसे कहते हैं? सही उत्तर है ऑप्शन डी अ को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 80 है, र और म का रूप क्या है? यहाँ पर र आधा है और म पूरा है, तो इसको किस प्रकार लिखेंगे? ऑप्शन से देखकर बताइए। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बात करें ऑप्शन बी की, इसमें म आधा है और र पूरा है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और ऑप्शन ए में री की मात्रा लगी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 81 है, प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है? प है, र है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? प्र में पूर्ण वर्ण कौन सा है? अभी मैंने पीछे बता भी दिया है, इसी से मिलता जुलता है वह। इसमें र पूरा है और प आधा है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 82 है, श का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? श का उच्चारण स्थान आपको बताना है। सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी तालु। श तालु से उच्चरित होता है। प्रश्न संख्या 83, कौन सी ध्वनि इनमें से महाप्राण नहीं है? नहीं है और बताना है आपको। सही उत्तर है ऑप्शन सी ज। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? पश्च विवृत, अर्घ संवृत, अग्र संवृत, अग्र विवृत या पश्च संवृत? भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार का स्वर है? सही उत्तर हो जाएगा पश्च विवृत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 85 है, व का उच्चारण स्थान इनमें से क्या है? दंत्य है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? सही उत्तर हो जाएगा इसका दंतोष्ठ। दंतोष्ठ उच्चारण स्थान से एकमात्र उच्चरित होने वाला वर्ण है व। अगला प्रश्न देखते हैं 86, संयुक्त व्यंजन ज्ञ इनमें से किससे बना है? ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी से, ऑप्शन सी से या ऑप्शन डी से? संयुक्त व्यंजन ज्ञ से बनने वाला ऑप्शन कौन सा है? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, ज और य से मिलकर के बनता है ज्ञ। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है 87 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? यह भी बहुत ही आसान प्रश्न है, वर्णमाला जिसको याद होगी। सही उत्तर है इसका ध। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी भाषा में हर्ष व स्वरों की संख्या कितनी है? सही उत्तर हो जाएगा इसका चार हर्ष वर्ग हैं। कौन कौन से हैं? अ है, उसके अलावा ई है, माफ़ कीजिएगा, ई है और ऊ है और री है। तो ये जो हैं ये हर्ष स्वर कहलाते हैं। इन्हीं का बड़ा रूप, यानी इनको उच्चारित करने में जब हम ज़्यादा समय लेंगे तो उन्हें दीर्घ स्वर कहेंगे। 89, प्रश्न संख्या 89 है, ल और स का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ल और स का उच्चारण किस स्थान से होता है? कंठ से, दंत से, ओष्ठ से या तालव्य से? सही उत्तर है इसका ऑप्शन बी, दंत्य से। प्रश्न संख्या 90 देखते हैं, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 44, 33, 52 या 48?
सही उत्तर हो जाएगा इसका 52। कुल 52 वर्ण लिपियां हैं, जिनमें 11 स्वर, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, ऊष्म व्यंजन 4, अंतस्थ व्यंजन 4 और स्पर्श व्यंजन 25 आते हैं। कुल मिलाकर 52 होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 91 है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर, समवृत्त स्वर, अनुनासिक स्वर, निरनुनासिक स्वर। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका निरनुनासिक स्वर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 देखते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ज। प्रश्न संख्या 93 है, ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से होता है? सही उत्तर हो जाएगा इसका ओज गुण से। जब काव्य में ओज गुण की प्रधानता होती है तो वहाँ पर ट ठ ड ढ वर्णों का प्रयोग ज़्यादा मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 है, हिंदी में प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नासिका। अगला प्रश्न है, स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? स्वरों का जो रूप व्यंजनों के साथ जोड़ा जाता है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर है इसका मात्रा। उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों को उच्चारित करने में जो समय लगता है उसे भी मात्रा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 96 है, भाषा की सबसे छोटी इकाई इनमें से कौन सी है? ये सभी प्रश्न बहुत आसान है, लेकिन परीक्षा में जब आ जाते हैं तो कन्फ्यूजन इन प्रश्नों में बहुत ही ज़्यादा होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहेंगे। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा वर्ण। प्रश्न संख्या 97 है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? इनमें से इस वर्णों में से किसकी भांति हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं? हो जाएगा ऑप्शन डी ह की तरह हम विसर्ग का उच्चारण करते हैं। प्रश्न संख्या 98 है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? च वर्ग जो है उसका च वर्ण का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी तालू से। प्रश्न संख्या 99 है, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करना है। व्यंजन वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन सघोष हैं। व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन अघोष हैं। समस्त स्वर घोष ध्वनियां हैं। सभी विसर्ग सघोष हैं। आपको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सभी विसर्ग सघोष नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 100 है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम प्रश्न है। प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगली प्रश्नोत्तरी आपको किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट में बता सकते हैं, और कौन सी क्लास आपको चाहिए ये कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 100 है, निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक के व्यंजन कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा न जो है नासिक के व्यंजन है। तो इस प्रश्नोत्तरी में आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।